हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं के लिए बोहर मॉडल। परमाणु का बोहर मॉडल हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, मतलब हाइड्रोजन जो कि H11 होता है, नाभिक में एक प्रोटॉन होता है, बाहरी पहली कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो वे सभी परमाणु हाइड्रोजन लाइक एटम कहलाएंगे जिनकी बाहरी पहली कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरह चक्कर लगा रहा हो। जैसे कोई भी एक परमाणु है, उसका परमाणु क्रमांक Z है। परमाणु क्रमांक Z है, इसका मतलब है कि प्रोटॉनों की संख्या भी Z है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी Z है। और जब प्रोटॉनों की संख्या Z है तो नाभिक में प्लस Z इंटू ई, चूँकि एक प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का आवेश E होता है, प्रोटॉन का प्लस होता है E और इलेक्ट्रॉन का माइनस E होता है। तो हाइड्रोजन लाइक एटम में जिसका परमाणु क्रमांक Z है, उसके नाभिक में प्लस Ze पॉजिटिव चार्ज हो गया। हाइड्रोजन लाइक एटम है, इसका मतलब बाकी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया गया है केवल पहली कक्षा में, यानी केवल उसकी बाहर की किसी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। Rn त्रिज्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, मास m, आवेश E, Nv कक्षा है और Vn चाल से चक्कर लगा रहा है। तो हाइड्रोजन लाइक एटम जिसका परमाणु क्रमांक Z है, एटॉमिक नंबर Z है, उसके नाभिक का पॉजिटिव चार्ज प्लस Z इंटू ई हो गया। Rn त्रिज्या की कक्षा में, यानी Nv कक्षा जिसकी त्रिज्या Rn हमने मान ली है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इसकी वेलोसिटी Vn ये हमने मान ली है। अब बोहर का मॉडल क्या कहता है? बोहर का मॉडल मुख्यतः दो बात कहता है। एक तो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए अभिकेंद्र बल नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। mv²/r, v वेलोसिटी है nv कक्षा में, vn हो जाएगा। त्रिज्या rn है तो nrn हो जाएगा। rn मतलब nv कक्षा की त्रिज्या, n की गुणा नहीं है, ये पहचान के लिए सबस्क्रिप्ट है rn। जैसे nv कक्षा में चाल vn, तो mvn²/rn इक्वल टू, जैसे फोर्स होता है वैद्युत बल 1/4πε0 q1 q2/r²। तो 1/4πε0 q1 q2, एक चार्ज प्लस Z इंटू ई हो गया, दूसरा चार्ज E हो गया, तो फोर्स हो गया ZE इंटू ई अपॉन Rn²। तो अभिकेंद्र बल वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। Nv कक्षा में Vn चाल है तो कोणीय रेखीय संवेग हो गया m इंटू वी। कोणीय संवेग रेखीय संवेग के आघूर्ण को कहते हैं, तो वो हो गया हमारा mvn इंटू Rn। रेखीय संवेग का आघूर्ण mvr। Nv कक्षा है ये, तो h/2π का पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज मतलब n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हो गई, पूर्ण गुणक है ये। तो ये बात आ गई जो कि महत्वपूर्ण है बोहर के मॉडल की, कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाने के लिए होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। इन्हें
कक्षाएं कहते हैं, स्थिर कक्षाएं होती हैं ये। अब इन दोनों से ही देखिए हमें क्या निकालना है। हम निकालेंगे Rn त्रिज्या कितनी है, Vn Rn त्रिज्या वाले ऑर्बिट में, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी है, और इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी है, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा कितनी है, और इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी है। ये सब हमें निकालना है। सिंपल बहुत है, थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन है, ये बात अलग है। अब देखिए क्या तरीका हुआ। एक तो तरीका ये है कि देखिए इसमें Vn स्क्वायर है। Rn और Vn दो ही चीजें ऐसी हैं जो अननोन लग रही हैं इन दोनों में, Rn और Vn। तो अगर हमें Rn निकालना है तो Vn को एलिमिनेट करना पड़ेगा। पहले Vn निकालना चाहते हैं तो Rn को एलिमिनेट करना पड़ेगा। कोई सा भी पहले निकाल लीजिए। मान लीजिए हम त्रिज्या पहले निकालते हैं। तो तरीका एक ये हुआ कि यहां से हम Vn का मान निकाल लें और इसमें रख दें। सिंपल तरीका है। या फिर Rn का मान निकाल लें यहां से और इसमें रख दें, या ऐसा करें कि इस इक्वेशन का स्क्वायर कर दें, ये Vn स्क्वायर हो जाएगा, और इससे डिवाइड कर दें। अभी देखो मैथमेटिक्स सभी तरीके से आना चाहिए, यानी पुरानी जो मैथमेटिक्स की जानकारी है वो तो मस्ट है, और अपने आप दोनों तीनों तरीके से जैसे बताया जा रहा है कर करके देखेंगे। जब आप दो तीन तरीके से करके देख लेंगे तो आपका माइंड सेट हो जाएगा, बोले ये आ जाएगा। आपका माइंड कहेगा कि हम कैसे भी कैलकुलेट करें, याद करने की जरूरत नहीं है, बस इन सबको अपने तरीके से कैलकुलेट करके देखिए। सॉल्व ही तो करना है, एक तरह से अलजेब्रिक इक्वेशन मान लीजिए इनको। तो हमने सिंपल तरीके से ये किया कि यहां से Vn का मान निकाल लिया, m और Rn को इधर ले गए और Vn का मान यहां रख दिया। यहां स्क्वायर है तो इसका वर्क कर देंगे। Vn स्क्वायर मतलब n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर Rn स्क्वायर, ये आ गया। और इसको हल कर लिया है, क्योंकि Rn स्क्वायर यहां हो गया, Rn स्क्वायर यहां है तो कैंसिल हो जाएगा, तो केवल एक Rn बच गया। इसको इधर किया और Rn की वैल्यू ये आ गई, एप्सिलॉन 0 n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m z e स्क्वायर। n और z को थोड़ा अलग कर दिया, n स्क्वायर अपॉन z को, बाकी पहले लगा दिया। एक कॉन्स्टेंट है, क्यों? एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युशीलता हम जानते हैं, इसका मान कॉन्स्टेंट होता है। h का मान कॉन्स्टेंट है, प्लैंक कॉन्स्टेंट होता है। पाई का मान हम जानते हैं 3.14 होता है। m इलेक्ट्रॉन का मास है वो भी कांस्टेंट है, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो भी कांस्टेंट है, z परमाणु क्रमांक हो गया जिस भी एटम के लिए हम निकालेंगे, और n कक्षा हो गई जिस भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो इन सब की वैल्यू रखी और इसका मान कैलकुलेट किया तो ये आ गया 0.53 n स्क्वायर अपॉन z। एंगस्ट्रॉम में आया है, ये 10 की घात -10 मीटर आता है गुना करने में, तो 10 की घात -10 मीटर के लिए एंगस्ट्रॉम लिख दिया जाता है। तो Rn 0.53 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम। अब n की वैल्यू रखते चले जाएंगे, पर एटॉमिक नंबर जो भी किसी परमाणु का होगा, जो हाइड्रोजन लाइक एटम लिया गया है, और Rn की वैल्यू आ जाएगी। किसी एक परमाणु के लिए एक तरह से Rn प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर हो गया किसी एक परमाणु के लिए। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो z का मान 1 हो गया, z का मान 1 हो गया, n का मान 1 पहली कक्षा में होता है, तो R1 का मान 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसे बोहर रेडियस कहते हैं, RB भी कह देते हैं, R0 भी कह देते हैं। तो बोहर त्रिज्या क्या है? बोहर त्रिज्या हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा की त्रिज्या होती है और इसका मान 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है। किसी अलग एटम के लिए निकालेंगे तो z और n का मान रख देंगे उसी तरीके से। तो बहुत सिंपल है, Rn की वैल्यू यहाँ से n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रही है, मतलब पहली कक्षा n बराबर 1 है तो ये हो 0.53 हो गया, n बराबर 2 है तो 2 का वर्ग 4 गुना हो जाएगा, फिर 3 है तो 3 × 9 गुना हो जाएगा। इन कक्षाओं में ही वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाने के लिए
नियमित रूप से लगा सकता है, इसके अलावा किसी कक्षा में वो चक्कर नहीं लगाएगा। अब Rn का मान निकल गया है, Vn की वैल्यू निकालनी है। Vn की निकालनी बहुत आसान है। Rn की वैल्यू ये जो आई है हमारी एप्सिलॉन 0 n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m z स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहां रख देंगे Rn की जगह, तो Vn की वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहां हमने Rn की वैल्यू रख दी है और Vn की वैल्यू आ गई है। Vn की वैल्यू हमारी आई ई स्क्वायर 2 एप्सिलॉन 0 h z अपॉन n। Vn समानुपाती 1 अपॉन n हो गया। z कोई भी एटम लेंगे उसका मान कांस्टेंट होगा z का, तो Vn समानुपाती 1 अपॉन n। इसका मतलब है कि कक्षाएं बढ़ने के साथ साथ वेग घटेगा। जैसे Rn समानुपाती n स्क्वायर आया था, n स्क्वायर अपॉन z आया था, तो Rn समानुपाती n स्क्वायर, कक्षाएं बड़ी होंगी तो त्रिज्याएं बड़ी हो जाएंगी, कक्षाएं बड़ी होंगी तो चाल कम होती चली जाएगी। ये इसमें महत्वपूर्ण बात हो गई। Vn का वैल्यू ये आती है, ये इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो c लाइट की वेलोसिटी जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तो ये अगर z का मान 1 है हाइड्रोजन परमाणु के लिए, n का मान 1 है, तो ये c अपॉन 137 हो गया। यानी हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसकी चाल c अपॉन 137 होती है। c का मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है और ये आ जाएगा 2.189 × 10⁶ मीटर पर सेकंड। अब निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी 1/mv² होती है। Vn का मान हमने निकाल लिया है, बस Vn का जो मान आया है ऊपर से इसको स्क्वायर कर देंगे और ये कैलकुलेट हो गया। पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा Un, जैसा कि Q1 Q2 दो चार्ज हो, उनके बीच में r डिस्टेंस हो, तो स्थितिज ऊर्जा होती है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r। Q1 परमाणु नाभिक का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश ही है, और स्थितिज ऊर्जा है तो चिन्हों सहित मान रखे जाते हैं, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है, तो ये मान आ गया है। दोनों काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो टोटल एनर्जी En की वैल्यू ये आ गई। इसमें हमने Hc से ऊपर नीचे गुणा कर दी है। ये सब अपने आप कर करके देखेंगे, 2-3 बार करके देख लेंगे तो सिंपल लगने लगेगा। इसमें Ze की पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर, इसमें Hc की गुणा की तो यहाँ ये वैल्यू आ गई है। और देखिए Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर को हमने अलग रख दिया है, और यहाँ Me की पावर 4 8c एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h³, 1 पावर है 2 पावर है 3 पावर है। c, ये c में थोड़ा सा आगे हो गया तो याद रखना भी आसान है, तो c एप्सिलॉन 0 और h है ना, 1 पावर 2 पावर 3 पावर 8 आता है। ये जो टोटल वैल्यू है इसे R कहते हैं, रिडबर्ग नियतांक ये कहलाता है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये कांस्टेंट होते हैं सब मान, तो R का मान रिडबर्ग नियतांक 1.098 × 10⁻⁷ मीटर की पावर -1, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। तो इस तरीके से En का मान -RHc अपॉन n स्क्वायर Z² आ गया है। हाइड्रोजन एटम के लिए निकालना चाहेंगे Z1 N1, तो ये -RHc आ जाएगा, चूंकि ये भी 1 है और ये भी 1 है, और इसकी वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव भी होता है, आगे चलकर हम कहेंगे।